Hello and welcome to another episode of India and नमस्कार Global और Left. इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही यूट्यूब सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी राशि दान करने पर भी विचार करें। आज रात हमारे अतिथि हैं केजेनो केजे, एक राजनीतिक विश्लेषक, शिक्षक और पत्रकार हैं जो एशिया की भू राजनीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक है किलिंग डेमोक्रेसी। केजे, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। KJ, welcome back to India and Global Left. While restored, इस आपके साथ मुर्शे की बात है। I wanted to मैं आपके साथ with ईरान, you, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष पर चर्चा करना चाहता था। so if we could क्या just आप इस start संघर्ष के with महत्व का your आकलन assessment बताकर of शुरुआत the कर सकते हैं? significance of this conflict. Well, it is. हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है, ये बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, वे बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं। ये एक ऐसी आग है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है, और अगर हालात बहुत जल्दी नहीं सुधरे तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और ये अभी देखना बाकी है। वॉशिंगटन से जो भाषा सुनाई दे रही है, उससे लगता है कि वे एक हारती हुई बाजी पर और ज्यादा दांव लगाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये घटना बहुत महत्वपूर्ण, बेहद गंभीर है, और इसके अनपेक्षित परिणाम असाधारण हो सकते हैं। As you said, it's too early to say. जैसा कि आपने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर ईरान बढ़त हासिल कर लेता है, और ये असंभव नहीं है, तो कई विश्लेषक कह रहे हैं कि जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता जाएगा, अमेरिकी रक्षा प्रणाली के लिए, विशेष रूप से इंटरसेप्टर प्रणालियों के लिए, ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करना और अधिक महंगा होता जाएगा। तो अगर ईरान सच में बढ़त हासिल कर लेता है, तो क्या यह क्षेत्र में अमेरिकी साम्राज्य के अंत की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हो सकता है? The beginning of the end of American empire in the region. I think it's really possible. I think there are many reasons. मुझे लगता है कि ये वास्तव में संभव है। But the first thing I would इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं इंगित करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, हम इस पर बात कर सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये सब परिभाषा का मामला है। it will win. सच्चाई ये है कि अगर ईरान नष्ट नहीं होता तो उसने जीत हासिल की मानी जाएगी, जबकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता तो उसे हारने वाला माना जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे, उदाहरण के लिए, टेड आक्रामक के दौरान हुआ था। अमेरिका ने तकनीकी रूप से सैन्य जीत हासिल की थी, लेकिन उस समय तक युद्ध मूल रूप से समाप्त हो चुका था। उन्होंने युद्ध हार दिया, भले ही उनके पास तकनीकी जीत थी। यही बात सुएज के मामले में भी हुई थी। ब्रिटिशों का सुएज पर हमला। The British attacking the Suez in the 50s. 50 के दशक में, आप जानते हैं, वह तकनीकी रूप से एक सैन्य जीत थी, लेकिन आर्थिक रूप से एक विनाशकारी स्थिति थी। इसलिए मुझे लगता है कि यह साम्राज्य के अंत का संकेत हो सकता है। दो बातें हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। पहली ये कि आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत सी गलतियां कर रहा है। पहली गलती जो आप देख सकते हैं वो ये है कि उसने अपनी सूचना युद्ध रणनीति को समन्वित तरीके से नहीं चलाया। मैंने पहले कहा है कि युद्ध एक 3 चरणीय प्रक्रिया है, जिसमें सूचना युद्ध, मंचन और उकसावे, और फिर वास्तविक काइनेटिक युद्ध शामिल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर चरण में एकरूपता की कमी थी। सूचना युद्ध सुसंगत नहीं था, ये बदलता रहा, संदेश हर हफ्ते बदलते रहे। The messaging was shifting from week to week. The staging was impressive. मंचन प्रभावशाली था, लेकिन ध्यान दें कि वहां कोई जमीनी सैनिक तैनात नहीं थे, कोई बड़ा सैन्य जमावड़ा नहीं हुआ था। और आप जानते हैं कि जब आप एक लंबा युद्ध लड़ते हैं, अगर आप शासन परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अंततः आपको किसी न किसी तरह की जमीनी रणनीति की जरूरत होती है, चाहे वह प्रॉक्सी के जरिए हो या अपने सैनिकों के जरिए। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। वास्तव में सैनिकों को वापस बुला लिया गया, जो दिखाता है कि मंचन अधूरा और त्रुटिपूर्ण था। फिर उकसावे की कार्रवाई भी आधी अधूरी थी, वह वास्तव में काम नहीं आई।
ये स्पष्ट नहीं था कि क्या इजराइल पहले हमला करेगा और पलटवार को भड़काएगा और फिर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। अंततः वे सभी एक साथ आगे बढ़े। रंग क्रांति लगता है कि ठंडी पड़ गई है, वह काम नहीं आई, बहाने भी काम नहीं आए, तो आप तरह तरह की गलतियां होते हुए देख रहे हैं। और उसी समय आप देखते हैं कि ईरान ने उसी तरह जबरदस्त ताकत से जवाब दिया जैसा उन्होंने दावा किया था कि वे करेंगे। इसे उस धोखे के साथ जोड़िए जिसमें वे बातचीत का नाटक करते हुए दूसरी अचानक हमले की तैयारी कर रहे थे, जैसा उन्होंने जून में किया था जब 52 दिन का युद्ध और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू हुआ था। फिर से वह भी काम नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गलतियां, कितने सारे गलत कदम उठाए गए, और इन सभी गलतियों को पैदा करने के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका अब दांव 2 गुना लगाना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसके पास वह क्षमता नहीं है जितना हम देख पा रहे हैं। जैसा आपने बताया, मिसाइल भंडार की गहराई एक वास्तविक समस्या है। गणित नहीं, बल्कि अंकगणित हमें यह बताता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस स्थिति को बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि ईरान के पास गोला बारूद में और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय दृष्टि से 10 से 1 से लेकर 100 से 1 तक का लाभ है। दूसरा पहलू निश्चित रूप से यह है कि युद्ध केवल सैन्य शक्ति या रसद का मामला नहीं है, यह संकल्प का भी मामला है। और जब बात रक्षात्मक युद्ध की आती है तो संकल्प का बहुत महत्व होता है। ईरान ने दिखाया कि उसके पास दृढ़ संकल्प है और उसने खुद को मजबूत किया है। अमेरिका ने वास्तव में उसके नेतृत्व को समाप्त करके उस संकल्प को और बढ़ा दिया है। फिर से शिया परंपरा में शहादत शियावाद की परंपरा का एक मूलभूत और इस तरह एक ऐसे नेता का सिर काटकर जो पहले से ही बहुत बूढ़े और विकलांग थे, उन्होंने न केवल सभी ईरानी लोगों को अपनी सरकार के चारों ओर एकजुट और प्रेरित कर दिया है, बल्कि उन्होंने पूरे शिया जगत में एक आग भड़का दी है। यही कारण है कि हम पाकिस्तान और अन्य जगहों पर अमेरिकी दूतावास पर हमले देख रहे हैं, और यह एक बार फिर ऐसी आग है जिसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। अंत में मैं ये बात बताना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है, कि युद्ध केवल सैन्य शक्ति, रसद, प्रौद्योगिकी या दृढ़ संकल्प की प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया की भी प्रतिस्पर्धा है। जो पक्ष तेजी से सीखता है और तेजी से अनुकूलन करता है वही जीतता है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका की सीखने की गति सपाट है, क्योंकि वह वही करने की कोशिश कर रहा है जो उसने 12 दिवसीय युद्ध के दौरान किया था, और उसे सफलता नहीं मिल रही है। इस बीच ईरानी अनुकूलन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, क्षैतिज रूप से बढ़ रहे हैं, अपने हथियारों के संदर्भ में उन्नति की सीढ़ी पर ऊपर जा रहे हैं। वे अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने एक रडार बेस को निष्क्रिय कर दिया, जो असाधारण है। ये संदेह है कि जो 3 F-10 विमान गिराए गए वे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रभावित हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह संभव है। आप जानते हैं, F-10 गिरा, संभवतः मित्र गोलाबारी की घटना। 2 असंभावित। 3 धर्मी पावर शत्रु को वराई पर विचार करना। शायद उसी स्थिति में ऐसा हुआ था। That is probably what happened in that situation. So the war is not going well for the United States. This isn't तो युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि ईरानी लोग पीड़ा नहीं झेल रहे हैं या आगे और नहीं झेलेंगे, लेकिन अंततः अगर यह सीखने की क्षमता और दृढ़ संकल्प की प्रतिस्पर्धा पर आकर टिकता है तो मुझे लगता है कि ईरान के पास निश्चित रूप से बढ़त है। अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा, और मुझे पता है कि मैं बहुत बोल रहा हूं, यह है कि इसका खाड़ी देशों पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मुख्य संदेश यह है कि अमेरिकी सुरक्षा छत्र के नीचे रहना वास्तव में आपके हित में नहीं है, यह आपकी पीठ पर निशाना बना देता है। वे खाड़ी देश जो मिन्नानी सवद से किसी न किसी रूप में साम्राज्यवादी अधीनता में रहे हैं, अब समझना कि आउट सौदा नहीं की थी, तो देखते हैं वन ऑफ 3, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इसके प्रभाव असाधारण हैं।
हमें भी इस इंतजार को टेढ़ उद्देश्यों होगा। Iran has been very careful in ईरान ने खाड़ी देशों पर सीधे हमला न करने में बहुत सावधानी बरती है, हालांकि कुछ अपवाद रहे हैं। तब भी ईरानी अधिकारियों का कहना है कि कुवैत और अमीरात के जिन हिस्सों में होटलों पर हमले हुए वे इसलिए निशाना बनाए गए क्योंकि अमेरिकी कर्मी अपने ठिकानों से हटकर उन स्थानों पर चले गए थे। समग्र रूप से ईरान अब भी ये दावा कर रहा है कि वह खाड़ी देशों पर हमला नहीं कर रहा है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वह क्षेत्रीय संघर्ष को भड़काने का इरादा नहीं रखता। हालांकि खाड़ी देश लगातार ईरान की निंदा करते रहे हैं। मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर अमेरिका पीछे हट जाए, अगर वह इस क्षेत्र से भागने की स्थिति में आ जाए, तो खाड़ी देश कौन से संभावित रास्ते अपनाएंगे? क्या वे ये समझेंगे कि अधीनता की स्थिति ने उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी है और वे अपने रुख को बदलने की कोशिश करेंगे, या फिर वे अंत तक अपनी अधीनता से चिपके रहेंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है। मेरा मानना है कि यहाँ कई कारक हैं, कई आयाम हैं, कई गतिशीलताएं काम कर रही हैं। लेकिन खाड़ी के अधिकांश देशों के बारे में जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि वे पश्चिम के साम्राज्यवादी आश्रित राज्य हैं। वे मूलतः अमेरिका की चौकियां हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं, और उनमें मूलभूत वैधता की कमी है। वास्तव में मैं तो ये तर्क दूंगा कि उनमें से कई अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य का दर्जा पाने के योग्य भी नहीं हैं। याद कीजिए, अगर हम किसी राज्य के मानदंडों के बारे में सोचें, उसके पास परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, अन्य राज्यों के साथ स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि संदिग्ध है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, है ना? अब मान लीजिए कतर की जनसंख्या कितनी है? उनके पास लगभग 3 नागरिक हैं, है ना? बाकी लगभग 90% आबादी प्रवासी मजदूर हैं। यही स्थिति ज्यादातर खाड़ी देशों की है। उनकी 7% से 90% तक की आबादी मूल रूप से प्रवासी और मजदूर वर्ग की है। मूल रूप से ये बड़ा चढ़ाकर पेश की गई राजशाहियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के साथ एक सौदा किया है और उसी सुरक्षा छत्र के सहारे उन लोगों पर शासन कर रही हैं जो वस्तुतः बंधुआ मजदूर हैं। 20वीं सदी में यह स्थिति टिकाऊ नहीं है। उदाहरण के लिए बहरीन के मामले में वहां की अधिकांश आबादी शिया है, लेकिन शासन एक सुन्नी अभिजात्य राजशाही अल्पसंख्यक के हाथ में है। तो ये सभी स्थितियां अस्थिर और अस्थायी हैं। और अगर खाड़ी देश साफ साफ सोच रहे हैं तो शायद उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्हें दिशा बदलने की जरूरत है। शायद उन्हें ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ना चाहिए। शायद उन्हें साम्राज्यवादी पश्चिम के अधीन राज्य बने रहना बंद करना चाहिए। शायद उन्हें अपनी जनता पर अत्याचार करना बंद करना चाहिए। और शायद यही बदलाव का कारण और अवसर है। वे सब चाहें तो जाकर, आप जानते हैं, मियामी में रह सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ गहरे भूगर्भीय परिवर्तन हो रहे हैं जो न केवल ईरान और इजराइल बल्कि सभी खाड़ी देशों को प्रभावित करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं और मेरा मानना है कि अमेरिका को यह एहसास नहीं है कि उसने यहाँ एक पैंडोरा का बक्सा खोल दिया है। मैं आपसे संयुक्त राज्य अमेरिका की घरेलू स्थिति के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। ये देखते हुए कि कुछ सर्वेक्षणों ने दिखाया है कि ये युद्ध अमेरिकियों के बीच अलोकप्रिय है, जो हमेशा ऐसा नहीं रहा है। हमने इराक युद्ध के दौरान देखा था कि अधिकांश अमेरिकियों ने, जैसा कहा जाता है, झंडे के पीछे एकजुटता दिखाई थी। इस अलोकप्रियता को देखते हुए और पिछली बार जब आप आए थे तब हमने इस पर चर्चा की थी कि अमेरिकियों की युद्धों को रोकने और साम्राज्यों को समाप्त करने की क्या जिम्मेदारियां हैं। आपके विचार में अमेरिका के लोगों को ईरान और क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या करना चाहिए?
मेरा मानना है कि उन्हें अपनी सरकार पर हर संभव दबाव डालना चाहिए ताकि वह पीछे हटे और इस बेतुके युद्ध को रोके। आप जानते हैं, ईरान ने कभी संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकी नहीं दी है। जहां तक किसी हताहत की बात है, वह इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने उस पर या उसके पड़ोस में या उसके खिलाफ प्रॉक्सी के जरिए युद्ध छेड़ा हुआ था। और मुझे लगता है कि अधिकांश अमेरिकी इस बात को समझते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सहमति बनाने और सूचना युद्ध की 3 चरणीय प्रक्रिया बहुत खराब तरीके से की गई थी। और आप जानते हैं, इसे अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा है, क्या मुझे झूठ बोले जाने का सम्मान भी नहीं मिलता? लेकिन मुझे लगता है कि यह शायद थोड़ा ज्यादा निंदक दृष्टिकोण है। जो बात स्पष्ट है वह यह है कि अधिकांश अमेरिकी लगभग 70 से 80% इस युद्ध के सख्त खिलाफ हैं। और जब शव वापस आने लगेंगे तो ये विरोध और बढ़ेगा। हमने सुना है कि अब तक 6 अमेरिकी हताहत हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह संख्या कहीं अधिक है और ये बढ़ती जाएगी। ईरान का कहना है कि यह संख्या सेक्स से अधिक है। अमेरिका इस पर अधिवाद का है। बिल्कुल। तो ये एस्टिमेशन पूछते रहे क्या हुआ है? ये कहीं बीच में हो सकता है, लेकिन ईरान द्वारा जिस स्तर की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और जितनी प्रभावी ढंग से, जितना मैं देख पा रहा हूं, वह उल्लेखनीय है। मेरा मतलब है, ड्रेटसेर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिनमें 5वें बेड़े के लिए प्रमुख अमेरिकी बंदरगाह भी शामिल है। ये हमले वाकई असाधारण हैं। इसलिए मुझे ये विश्वसनीय नहीं लगता कि अब तक केवल 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। लेकिन देखते हैं, समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि जैसे जैसे हताहतों की संख्या बढ़ेगी और यह और अधिक स्पष्ट होगा कि अमेरिका जीत नहीं रहा है, युद्ध विरोधी भावना और भी बढ़ेगी। आमतौर पर युद्ध के पक्ष में भावना शुरू में बहुत ऊंची होती है, लगभग 8 से 9% तक। Pro-war sentiment starts very, very high, 80 to 90%, and then the US almost always loses its. और फिर अमेरिका लगभग हमेशा अपनी लड़ाइयां हार जाता है। जैसे ही वह हारने लगता है, अमेरिकी जनता उसके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि जनता आमतौर पर चंचल होती है। उसे हारने वाली टीम का साथ देना पसंद नहीं। लेकिन इस स्थिति में हम जो देख रहे हैं वो यह है कि पहले से ही लगभग 80% लोग युद्ध के खिलाफ हैं। और जैसे जैसे ये और स्पष्ट होता जाएगा कि अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है, उसे बढ़ते हुए हताहतों का सामना करना पड़ रहा है और उसके पास जीतने की कोई ठोस योजना नहीं है, मुझे लगता है कि ये विरोध और भी बढ़ेगा। ये बात इस तथ्य से और भी गंभीर हो जाती है कि हमारे पास मागा गुट है, जिनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप को इस स्पष्ट वादे पर वोट दे चुका है कि वह विदेशी युद्धों को समाप्त करेंगे। मेरा मतलब है, बात सीधी सादी यही है, समझ रहे हैं ना? लोगों की मांग यह है कि हम देख रहे हैं कि हमारा देश बर्बादी की ओर जा रहा है और हम जानते हैं कि इसका बड़ा हिस्सा उन अंतहीन युद्धों से जुड़ा है जो आप चला रहे हैं। हमने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार को इस वादे पर वोट दिया था कि वे इन अंतहीन युद्धों को खत्म करेंगे। ट्रंप को वोट देना मतलब युद्धों को खत्म करने के लिए वोट देना था। और अब हम यहाँ हैं, इस युद्ध में जो पूरे मध्य पूर्व को उलट पुलट देने में लग रहे, बिना किसी स्पष्ट योजना या अंत के। मुझे लगता है कि ट्रंप के खिलाफ ये सोचेंगे इस चुनावों में। will come back to haunt it, most certainly in the elections. I mean, there's a question, right now is. मेरा मतलब है, अभी एक सवाल है, क्या ट्रंप एक छोटा युद्ध चाहते थे जिसे वे दिखावा कर सकें और सफलता के रूप में पेश कर सकें? अगर ये लंबा खिंचता है तो उसका क्या मतलब होगा? क्या इसका मतलब यह होगा कि चुनावों में देरी होगी या उन्हें टाला जाएगा? ये सभी अज्ञात कारक हैं, लेकिन हम इस समय सचमुच अनजाने क्षेत्र में हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि इस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध और गुस्सा है, और साथ ही विश्लेषक वर्ग भी लगभग अपने बाल नोच रहा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम आ रहे हैं या जा रहे हैं।
I wanted to stay with your interesting point मैं about आपके उस the bad दिलचस्प बिंदु पर messaging, रुकना चाहता था this time जो in इस बार की particular. खराब संदेश रणनीति से I'm जुड़ा है। curious your मैं thoughts ये जानने के about लिए why was उत्सुक the हूँ कि messaging आपके विचार में so संदेश bad इतना this time? खराब I mean, क्यों था। uh, मेरा earlier, मतलब है the पहले media न्यूयॉर्क wanted the टाइम्स और Washington वॉशिंगटन Post to पोस्ट को be अमेरिका के marshaled पक्ष में to बहुत the side सूक्ष्म of the तरीके से US खड़ा in किया a जाता in था। the most subtle way मैं that we were इराक और thinking about अफगानिस्तान के युद्धों के बारे में the war सोच in रहा हूँ। Iraq and इस बार Afghanistan. भी हाँ, उन्होंने ईरान को एक शासन कहने और ये बताने को सही ठहराया कि वह कितना भयानक है और इसी तरह की बातें की। और वास्तव में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक संपादकीय भी लिखा जिसमें कहा गया कि ईरान के ह्यू को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। फिर भी उन्हें इसकी उतनी परवाह नहीं थी। जब बातचीत चल रही थी, जिनेवा दौर और फिर वियना दौर जो होने वाला था, उन्होंने बस परमाणु मुद्दे को छोड़ दिया, जो बहुत लंबे समय से एक दिखावा मात्र था। असली मुद्दा हमेशा तथाकथित शासन परिवर्तन का ही रहा है, लेकिन उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। और ट्रंप के युद्ध भाषण में उन्होंने परमाणु मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया, जो एक तरह से पहले से तय किया गया नाटक जैसा था। उन्होंने कहा, हम ये शासन परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या ये ट्रंप का अपना अहंकार था? लोग ये भी कह रहे हैं कि शीर्ष जनरलों के बीच असहमति थी, जिनमें जनरल डैन केन भी शामिल है, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि ये वह चीज नहीं है जिसमें हमें शामिल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है, इस बार संदेश इतना खराब क्यों था? I think there are a couple of reasons for that. I mean, generally when you go to मुझे लगता है कि इसके कुछ कारण हैं। देखिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन, हत्या, नरसंहार आदि, ये सब तथाकथित नरसंहार और मानवाधिकार शासन के प्रचार का हिस्सा हैं, जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कारण यह है कि आप लोगों को डराना चाहते हैं। आप उन्हें यह महसूस कराना चाहते हैं कि कोई सामूहिक विनाश के हथियार जैसा खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम इसे पारंपरिक दृष्टि से देखें, तो आप लोगों के भय और दया की भावना को जगाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सूत्र है जो अरस्तु के समय से चला आ रहा है। आतंक, भय और दया, उन लोगों के प्रति सहानुभूति जो उत्पीड़ित हो रहे हैं, और अपने अस्तित्व के लिए डर। ये संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, और मुझे लगता है कि इसके कई कारण हैं। उनमें से एक यह है कि आप जानते हैं, सामूहिक विनाश के हथियार ईरान परमाणु शक्ति बनने जा रहा है। वो बहाना, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि पूरी तरह से कमजोर था, क्योंकि देखिए, सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने वास्तव में परमाणु हथियारों के विकास के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 फतवे जारी किए थे। लेकिन मिडनाइट हैमर के दौरान ट्रंप ने शेखी बघारी थी कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है, और वह इस पर बहुत गर्व कर रहे थे। यही वह बात थी जिसे वह हर जगह पोस्टरों पर दिखाना चाहते थे और खुद की पीठ थपथपाना चाहते थे। और तो ऐसा करने के बाद आप एक बहुत कठिन विरोधाभास में फंस जाते हैं। ये कहना कि मैंने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन हमें ईरान पर हमला करना होगा क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। मेरा मतलब है, आप कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह इसे समझा दें, लेकिन ये वास्तव में काम नहीं करता। या तो आपने हथियार नष्ट किए या नहीं किए, और किसी भी स्थिति में खुद को दिखाए। तो वह संदेश पूरी तरह उलझा और गड़बड़ था। और अगर कुछ भी हो, अगर आपका संदेश स्पष्ट नहीं है, तो वह टिकेगा। If your message is not clear, it's not going to stick. And then the second one was around human और फिर दूसरा मुद्दा Now, मानवाधिकारों से जुड़ा था। kind of appeal अब इस तरह की to, अपील, जैसे कि हमें इस शासन को हटाना होगा क्योंकि ये लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और नरसंहार करता है, इस तरह का सारा संदेश भी बहुत उलझा हुआ था। और ये संदेश उस संदर्भ में आगे बढ़ाना बहुत कठिन है जहां अमेरिका ने वर्षों से फिलिस्तीन में चल रहे नरसंहार का समर्थन किया है। इसलिए ये बात बहुत खोखली और कमजोर लगती है, क्योंकि जैसे ही आप इसे उठाते हैं, तुरंत पलटकर फिलिस्तीन का मुद्दा सामने आ जाता है। और वास्तव में अमेरिका ने कुछ परिस्थितियों में ये भी कहा है कि देखो, ये बस शक्ति का मामला है, हमें चीज़ों पर नियंत्रण रखना है, और ये ईमानदार है। यथार्थवादी दृष्टिकोण या यथार्थवादी विचारधारा का एक उदाहरण, वे समय समय पर इसे उजागर कर देते हैं।
realist ideologies. They leak that out from time to time. But I think a third dimension in which the messaging लेकिन मेरा मानना है कि एक तीसरा पहलू जहां संदेश देने का तरीका बेहद कमजोर था, यह है कि आमतौर पर जब आप इस तरह के सूचना युद्ध अभियानों को चलाते हैं तो आप चाहते हैं कि मुख्यधारा की मीडिया आपके पक्ष में हो, और ट्रंप मुख्यधारा की मीडिया के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं वे प्रचार मशीनें हैं, बेईमान प्रचार मशीनें, लेकिन वे उनके विरोध में भी थीं, इसलिए वे उन पर भी हमला कर रहे थे। आमतौर पर प्रचार और ब्रेन वॉशिंग की विशाल मशीनरी सक्रिय हो जाती है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की उदार अंतर्राष्ट्रीयतावादी मीडिया के प्रति अपनी ही नापसंदगी के कारण ये काफी हद तक निष्क्रिय हो गई। ये वही मीडिया है जो आमतौर पर दया और खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में बहुत माहिर होती है। तो इन सब का नतीजा एक उलझा हुआ गड़बड़ जाला निकला, और अंततः वे उस चीज पर उतर आए जिसे आप कैनन सिद्धांत छोड़े, जो मूल रूप सिर्फ नंगी शक्ति की अवधारणाओं तक सिमट जाता है। ये तेल पर नियंत्रण, रणनीतिक मार्गों पर नियंत्रण की बात है। हम सबसे महान हैं, हम सबसे शक्तिशाली हैं। हम मोनरो सिद्धांत को लागू करके अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, सिर्फ पश्चिमी गोलार्ध में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मूल रूप से बात यही है। ये पूरी और पूर्ण शक्ति की इच्छा का दावा है। ये वुल्फोविट्ज सिद्धांत है, एक वैश्विक वुल्फोविट्ज सिद्धांत। मुझे लगता है कि यही वह बात है जिस पर उन्होंने, आप जानते हैं, सहमति बना ली है। ये उनके बीच की समझ है। उनके लिए तथाकथित मानवाधिकार वाला दिखावा करना मुश्किल है, क्योंकि वे वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करते, और फिलिस्तीनियों के नरसंहार के साथ यह अब पूरी तरह से अविश्वसनीय हो चुका है। मैं अंत में आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता था, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के बारे में, क्योंकि पिछली बार हमने ग्लोबल साउथ की भूमिका पर एक बहुत ही सार्थक चर्चा की थी। इस देर औपनिवेशिक चरण में, अगर आप चाहें तो, और ये भी कि ग्लोबल साउथ किस तरह विभाजित है वगैरह। मुझे आपका एक वाक्यांश बहुत पसंद आया। आपने कहा था जीने के लिए जुड़ो। तो मेरा प्रश्न यह है, ग्लोबल साउथ के वे राष्ट्र राज्य जिनके विकल्प बहुत व्यापक नहीं हैं, वे ईरान से प्रभावी रूप से कैसे जुड़ सकते हैं उस समय जब ईरान इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है? हम प्रतिबंधों के बारे में जानते हैं, वे कितने कठोर हैं और उन्हें किस तरह से ईरान को वैकल्पिक विकास से काटने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आइए सोचें कि अगर ईरान को तेल का निर्यात अधिक स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति होती, तो ईरानी तेल ने ब्रिक्स मुद्रा को कितना समर्थन दे सकता था। तो मेरा प्रश्न यह है, इस अत्यंत कठिन समय में ग्लोबल साउथ के देश क्या कर सकते हैं? मेरा मानना है कि वे एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करते रहेंगे, और इन संबंधों को चीन और रूस दोनों द्वारा सुगम बनाया जाएगा। चीन के पास वास्तव में कजाकिस्तान और मध्य एशिया के रास्ते ईरान तक जमीनी मार्ग हैं, इसलिए ये पूरी तरह से नाकाबंदी नहीं होगी। और निश्चित रूप से हाँ, हमें ये समझना होगा कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम पूंजीवाद के संकट का सामना कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पूंजीवाद जब अपनी अंतिम विरोधाभासों से टकराता है तो युद्ध का सहारा लेता है, और ये भी जानता है कि पश्चिमी साम्राज्य अब पतन की ओर है। इस समय यह एक वास्तविक उपनिवेश मुक्ति का अवसर है जो कभी पूरी तरह से नहीं हो पाई। हमें यह समझना होगा कि जिस आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं वह कभी सच में उपनिवेश मुक्त नहीं हुई, वह केवल आंशिक रूप से उपनिवेश मुक्त हुई थी। मूल रूप से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने औपनिवेशिक नियंत्रण को उत्तराधिकारी औपनिवेशिक शक्तियों को सौंप दिया, जिन्होंने नव औपनिवेशिक नियंत्रण की एक व्यवस्था बनाई, मुख्यतः वित्तीय साधनों के माध्यम से, और साथ ही महासागरों, सामरिक मार्गों और एक सहयोगी अभिजात वर्ग के नियंत्रण के माध्यम से। ये सभी तत्व नए तंत्र में समाहित कर दिए गए। लेकिन इस समय हमारे पास एक वास्तविक अवसर है।
दानवीकरण को त्यागने का। और इसका अर्थ है कि वैश्विक दक्षिण आपस में संबंध, जुड़ाव और एकजुटता का निर्माण करे। व्यापार के माध्यम से, संपर्कों के माध्यम से, डिजिटल संप्रभुता का निर्माण करके, वित्तीय संप्रभुता का निर्माण करके और ऊर्जा संप्रभुता का निर्माण करके। और ये ऊर्जा संप्रभुता निश्चित रूप से पूंजीवाद की जीवन रेखा, जीवाश्म ईंधन और तेल ही है। The lifeblood of capitalism is fossil fuels and oil, but I believe that the energy that will लेकिन मेरा मानना है कि संभावित समाजवादी दुनिया को ऊर्जा देने वाला स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा होगा। इसलिए जब हम जीवाश्म ईंधनों, तेल अवरोध बिंदुओं और पश्चिमी देशों तथा उनके सहयोगियों के एकाधिकार से अपना संबंध तोड़ेंगे, तो इससे पूरी गतिशीलता बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल ये एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है। इसमें संघर्ष की कई पीढ़ियां लगेंगी। इसका कोई आसान समाधान नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि रूस या चीन को अमेरिका को रोकना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप जाकर स्वयं सेवा कर सकते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये एक लंबी, धीमी, पीढ़ीगत प्रक्रिया होगी। ऐसी प्रक्रिया जिसमें वित्त और अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना को बदलना, पूंजीवाद को समाप्त करना और पूरे वैश्विक दक्षिण के बीच पारस्परिक लाभ और सुरक्षा के संबंधों का निर्माण शामिल होगा। बहुत सही कहा। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ईरान का प्रदर्शन वैश्विक पूंजीवाद के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर ईरान अच्छा प्रदर्शन करता है और टिके रहता है, मेरा मतलब है वह निश्चित रूप से टिकेगा। लेकिन अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो ये वैश्विक पूंजीवाद के लिए एक कड़ी आलोचना होगी। ग्लोबल साउथ के देशों को खास तौर पर जो धमकी दी जाती है वो यह है कि अगर आप वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग हो जाते हैं तो वित्तीय प्रवाह बाहर निकल जाएंगे और इससे तरह तरह की समस्या होंगी, मुद्रास्फीति, मुद्रा का गिरना, पूंजी की कमी वगैरह। लेकिन ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से जबरन अलग किए जाने के बावजूद एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में सफलता पाई है। और अगर वे बहुत कठिन परिस्थितियों में एक लचीली राजनीतिक अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, मैं प्रतिबंधों के तहत उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था का आदर्शीकरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ईरान ने किस तरह एक जन केंद्रित राजनीतिक अर्थव्यवस्था बनाई है, जो प्रतिबंधों और अलगाव के दुष्प्रभावों का कुछ हद तक मुकाबला करने में सक्षम रही है। और ये बाकी वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए वैश्विक पूंजीवाद का मुकाबला करने का एक मॉडल बन सकता है। आपका समापन टिप्पणी। बिल्कुल, मेरा मतलब है ईरान एक प्राचीन, शक्तिशाली और बुद्धिमान सभ्यतागत राज्य है। यह हजारों वर्षों से अस्तित्व में है और बना हुआ है। इसे कुछ हफ्तों में अमेरिकी वायु शक्ति से गिराया नहीं जा सकता। ये प्रतिरोध करेगा, ये खुद को बनाए रखेगा। और ये भी बुनियादी बात है कि ये उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया के प्रमुख स्तंभों में से एक है। रूस, चीन, मुझे नहीं लगता कि यह सफल होगा। मुझे नहीं लगता कि रूस और चीन इसे असफल होने देंगे। वे हर संभव तरीके से इसका समर्थन करेंगे, सीधे सैन्य कार्रवाई के माध्यम से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ISR, व्यापार और अन्य आर्थिक व राजनीतिक समर्थन के माध्यम से। और मुझे लगता है कि अंततः ईरान का प्रतिरोध, और जो ये सामान्य रूप से प्रतिरोध के धुरी के लिए दर्शाता है, so we have sektiakekreksigi na sambrige that was warehousing before. That delegitimates empire, and I think that we are, we're on, मुझे लगता है कि हम एक बदलती हुई जमीन पर खड़े हैं। यहाँ शक्तिशाली टेक्टोनिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ के लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे बाहर निकलें, सड़कों पर उतरें, फ़ोन करें, जिन जिन लोगों को जानते हैं उनसे बात करें और ये सुनिश्चित करें कि अमेरिका इस स्थिति को और न बढ़ाए, क्योंकि इससे कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। अमेरिका केवल अपनी वैधता खो सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकता है और जनसंख्या के बड़े हिस्से की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा मानना है कि ग्लोबल नॉर्थ के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सरकारों पर दबाव डालें,
अगर वहां जवाबदेह या लोकतांत्रिक शासन का कोई दिखावा भी है ताकि युद्ध की ओर और बढ़ने से रोका जा सके। Ham par is a spam thing. Kija izare mordu prog bachi thai. Apki smige both boats honever. In jacket off the all. Appreciate it. धन्यवाद, हमेशा खुशी होती है। Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते, तो चिंता न करें। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.